बच्चों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 की बात करते हैं। हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 पढ़ा था और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में हमने पढ़ा था कि कैसे हम डिस्क्लोज करें अकाउंटिंग पॉलिसीज को। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बिल्कुल डिफरेंट है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर हम इन्वेंट्रीज के बारे में बात करेंगे, क्या मेथड है, कैसे उसकी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन होगी और बहुत सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, थोड़ा सा बड़ा भी है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ते हैं मिलकर। ES2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, ये कुछ चीजों पर अप्लाई नहीं होता है, जैसे वर्क इन प्रोग्रेस अराइजिंग अंडर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूडिंग डायरेक्टली रिलेटेड टू सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि उसके ऊपर अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, इसलिए जो भी अगर जैसे ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है इन्वेंट्री पर, तो एक जनरल नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो सभी टाइप की इन्वेंट्री को डील करता है। लेकिन अगर मान लिया AS7 है जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट पर है, वो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की इन्वेंट्री के बारे में AS7 स्पेसिफिकली बता रहा है, तो वो AS7 में ही कवर होगा, AS2 में कवर नहीं होगा। ऐसी वर्क इन प्रोग्रेस इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस फॉर सर्विस प्रोवाइडर्स, इनकम्प्लीट कंसल्टेंसी सर्विसेज, इनकम्प्लीट मर्चेंट बैंक एक्टिविटीज, मेडिकल सर्विस इन प्रोग्रेस एक्सेट्रा, तो उस पर भी अप्लाई नहीं होगा। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पर अप्लाई नहीं होगा अगर वो स्टॉक इन ट्रेड की तरह है, जैसे शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स हमारे पास हैं। प्रोड्यूसर्स इन्वेंट्री लाइक लाइव स्टॉक, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, मिनरल ऑयल्स, ओर्स एंड गैसेस, सच इन्वेंट्री आर वैल्यूड एट नेट रियलाइजेबल वैल्यू, तो उस पर भी अप्लाई नहीं होगा। इस AS का ऑब्जेक्ट क्या है? Objective of this standard is to formulate the method of computation of cost of inventories, stock, determine the value of closing stock at which the inventory is to be shown in the balance sheet till it is not sold and recognized as revenue. तो मेन ऑब्जेक्ट क्या है कि जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है उसकी हम वैल्यूएशन करें और बैलेंस शीट में किस वैल्यू पर दिखाई देगा, ये बात है मेन, ये ऑब्जेक्ट है इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। कुछ डेफिनेशंस हैं इसमें। इन्वेंट्री के अंदर क्या क्या होगा? एक तो हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, अगर हमने खुद माल बनाया है, अगर हम ट्रेडर नहीं है, खुद माल बनाकर बेच रहे हैं, तो हम ये फिनिश गुड्स के बारे में बात कर रहे हैं। इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सेल, इसका मतलब हम रॉ मटेरियल और WIP के बारे में बात कर रहे हैं। In the form of material or supply to be consumed in production process or in the rendering of services, हम कंज्यूमेबल्स, रॉ मटेरियल वगैरह की बात कर रहे हैं। वैसे तो जो इससे पहले वाला पॉइंट था, कायदे में इसमें केवल रॉ मटेरियल की बात कर रहे थे, और जो इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल और सप्लाईज है, तो यहाँ पर रॉ मटेरियल है। तो रॉ मटेरियल, स्टोर्स, स्पेयर पार्ट्स, कंज्यूमेबल्स की बात कर रहे हैं। इसके अंदर हम मशीनरी वगैरह इंक्लूड नहीं करते हैं, और मशीनरी के जो स्पेयर पार्ट्स वगैरह हैं, हम अगर वो कंज्यूमेबल है तो अलग बात है, वरना जनरली वो भी हम इंक्लूड नहीं करते हैं। स्पेयर्स विच कैन बी यूज्ड ओनली इन कनेक्शन विद द फिक्स्ड एसेट, वो बात यहाँ पर आ गई है। एंड whose use is irregular, such machinery spares are accounting for AS10 में होता PPE, मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में, वो यहाँ नहीं होता। जो स्पेसिफिकली केवल फिक्स्ड एसेट में यूज होने वाली चीजें हैं, स्पेयर पार्ट्स वगैरह हैं, वो AS2 में नहीं आएंगे, वो AS10 में आएंगे। इन्वेंट्रीज do not include spare parts, service equipments and standby equipment which meet the definition of property, plant and equipment as per AS10. Such items are accounting for in AS10 के हिसाब से होगी। तो कोई फिक्स्ड एसेट है तो ऑब्वियसली फिक्स्ड एसेट प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट के AS में कवर होगी। रॉ मटेरियल है, WIP है, फिनिश गुड्स है, तो वही तो हमारा इन्वेंट्री में कवर होगा। तो अकाउंटिंग फॉर मशीनरी स्पेयर्स, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने AS जो हमारा रिवाइज करके इशू किया, उसमें प्रोवाइडिंग इंटरप्रिटेटिव गाइडेंस ऑन द अकाउंटिंग फॉर मशीनरी स्पेयर्स AS2 और AS10, वो क्या बताता है? मशीनरी स्पेयर्स, जो मशीनरी के स्पेयर पार्ट्स हैं, which are not specific to a particular item of fixed asset but can be used generally for various item of fixed asset,
मतलब कोई एक पर्टिकुलर एसेट नहीं है कि उसी में यूज होगा, एक ऐसी है जनरल आइटम कहीं पे भी यूज हो जाएगा। जैसे सपोज एक बेल्ट होती है, हमारी मशीन चलती है और मशीन में आपने कभी देखा हो दो अलग अलग चीजों को घुमाने के लिए बेल्ट होती है। ये इलेक्ट्रिसिटी से या मशीन से जनरेटर से चलती है, घूमती है, और ये घुमाने के लिए बेल्ट लगी होती है। जैसे साइकिल में चेन होती है उस टाइप से बेल्ट होती है, कई बार चेन भी होती है। अब ये बहुत सारी मशीनों में बेल्ट लगती है, तो हमारे पास रखी हुई है बेल्ट, काफी रखी है। ऐसी बॉल बेरिंग होते हैं, जैसे पंखा घूमता है साइकिल में भी होता है, बॉल बेरिंग होते हैं, ऐसा होता है और इसमें बॉल्स होती हैं, ये घूमता है, बाहर वाला हिस्सा घूमता है, अंदर वाला फिक्स रहता है। तो ये सब हमारे स्पेयर पार्ट्स हैं। शुड बी ट्रीटेड एज इन्वेंट्री फॉर द पर्पस ऑफ AS2। तो जो जनरल आइटम है कहीं पर भी यूज हो जाती है उसे हमें इन्वेंट्री मानना चाहिए। Such machinery spare should be charged to the statement of P&L when issued for consumption in the ordinary course of business। क्योंकि वो हमारी फिक्स्ड एसेट में यूज हो रहा है, जनरली यूज हो रहा है एज ए कंज्यूमेबल आइटम, हम उसे मानते हुए हम उसे P&L में डाल देते हैं। Whether to capitalize machinery spare under AS10 or not will depend on the facts and circumstances of each case। हम उसको कैपिटलाइज करें या ना करें ये इस बात पे डिपेंड करता है। मान लिया एक मशीनरी हमारी 1 लाख रुपए की है और उसके अंदर एक स्पेयर पार्ट्स 10,000 का है ना, तो हम इसके बारे में सोच सकते हैं कि उसे कैपिटलाइज करना है या नहीं करना है। लेकिन उसमें 100 रुपए 200 रुपए की आइटम डल रही है जो हर 1-2 महीने 6 महीने में डलती रहती है, तो ये तो स्पेयर पार्ट्स की तरह है, ये तो कंज्यूमेबल आइटम है, इसे तो कैपिटलाइज करने का सेंस ही नहीं है, ये तो P&L में ट्रांसफर होगा। However, the machinery spares of the following types should be capitalized, being of nature of the capital spare and insurance spares. Machinery spare which are specific to a particular item of fixed asset, that is, they can be used only in connection with a particular fixed asset and their use is expected to be irregular। तो दो बातें बताई इन्होंने कैपिटलाइज करने के लिए। एक तो कोई आइटम है पर्टिकुलर किसी फिक्स्ड एसेट के लिए ही है और वो इरेगुलर यूज है, मतलब फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होता, कभी साल 2 साल 5 साल में चीज डल रही है, ये नहीं हर महीने 2 महीने 3 महीने में डल रही है, और साथ ही उसकी अमाउंट भी अच्छी खासी हो। सपोज कोई आइटम डली और वो 5 साल 4 साल में एक बार डली, लेकिन है 100 रुपए या 500 रुपए की आइटम, तो उसे भी हमें कैपिटलाइज करना सेंसिबल बात नहीं है, चाहे वो स्पेसिफिक यूज हो रही है। इसलिए हमें ईच केस का फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस देखना पड़ेगा। मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्रीज, हम इन्वेंट्री को मेजर करते हैं कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। हमेशा ध्यान रखिएगा, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस, इस पर हम इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करते हैं। यह हमने पहले 11th क्लास में भी पढ़ा होगा कि जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसके अंदर जो इन्वेंट्री लिखते हैं वो कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस पर लिखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं बच्चों? मान लिया कॉस्ट है हमारे पास 10,000, हमने माल बनाया 10,000 का और उसकी सेलिंग प्राइस है 9,000 और बेचने में अभी 500 का खर्चा होगा, चाहे कमीशन या कैरेज आउटवर्ड, तो हमारी नेट रियलाइजेबल वैल्यू हो जाएगी 8,500। तो बच्चों एक कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट होता है, वो ये कहता है कि अगर एक्सपेक्टेड लॉसेस है उन्हें आज ही लिख लो। अगर हमारी कॉस्ट 10,000 है लेकिन आज मार्केट में प्राइस 8,500 है तो 1,500 का लॉस होने की पूरी उम्मीद है, तो इसे आज ही लिख लेना चाहिए। कैसे? हम 8,500 में लिखेंगे और 1,500 का लॉस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कैसे? ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट में कॉस्ट लिखी होगी तो 10,000 डेबिट में आ गए होंगे, बिका तो है नहीं, सेल में तो आया नहीं है, सेल में तो आया नहीं है, ये कहां पर आएगा? क्लोजिंग स्टॉक में। अगर 10,000 ही लिखेंगे तो नो लॉस नो प्रॉफिट, क्योंकि डेबिट में भी 10,000 कॉस्ट में आया, क्रेडिट में भी 10,000 आया। लेकिन अगर हम इसे कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू व्हिचएवर इज लेस पर करते हैं तो 1,500 का लॉस किस तरीके से बुक होता है कि हमने इसे क्रेडिट में लिखा 8,500, डेबिट में लिखा 10,000, तो ऑटोमेटिकली डेबिट में 1,500 रुपए एक्स्ट्रा आ गए तो लॉस हो गया हमें। तो इस वजह से हम इसे कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू व्हिचएवर इज लेस पर वैल्यू करते हैं। ठीक है, मेजर पॉइंट वैल्यूएशन के लिए क्या है? एक, अब इसमें हमारा कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू व्हिचएवर इज लेस पे वैल्यू करना है, तो इसमें हमारे 3 स्टेप हो गए। पहला कॉस्ट का पता लगाना, दूसरा नेट रियलाइजेबल वैल्यू का पता लगाना, तीसरा इन दोनों को कंपैरिजन करना, कंपेयर करना। तो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। तो पहला स्टेप की बात करते हैं। स्टेप नंबर 1,
हम इन्वेंट्री की कॉस्ट के बारे में पता लगाते हैं कि इसकी कॉस्ट के अंदर क्या क्या है, क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज, तो कॉस्ट के अंदर आता है एक तो परचेजिंग कॉस्ट, जब हम माल खरीदते हैं, रॉ मटेरियल खरीदते हैं, एक तो वो आती है। इसके अंदर रास्ते का जो फ्रेट वगैरह वो सब भी आ जाता है। जब तक गोडाउन के अंदर पहुंचता नहीं है उस तब तक का सारा खर्चा हमारा कॉस्ट ऑफ परचेज में ऐड हो जाता है। फिर होता है कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में क्या आता है? डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस फैक्ट्री एक्सपेंसेस। तो ये हमारे एक्सपेंसेस होते हैं कि हम उसे कन्वर्ट कराने में जो खर्चा कर रहे हैं, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कराने का खर्चा है ये कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। तो एक मेजर कॉस्ट होती है परचेजिंग कॉस्ट, एक मेजर कॉस्ट होती है कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, और कभी कभी एक थर्ड कॉस्ट होती है अदर कॉस्ट। ये होती है इंकर्ड इन द ब्रिंगिंग टू देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। इसका क्या मतलब है? सपोज हमारी जो फैक्ट्री है वो है दिल्ली में, लेकिन हमारा जो गोडाउन है वो है पानीपत में। तो फैक्ट्री में माल रखने की जगह नहीं है, जैसे ही माल रखा बनता है एक दो दिन के बाद ही वो फैक्ट्री में शिफ्ट हो जाता है। अब ये यहीं रहता है जब तक बिकता नहीं है माल। तो जो दिल्ली से पानीपत में ले जाने का खर्चा है वो खर्चा भी हमारा स्टॉक के एड में कॉस्ट में जुड़ जाएगा। इसीलिए लिखा है ब्रिंग इंकर्ड इन ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री टू द प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। कई बार उसका नेचर ऐसा है कि वो कुछ रिपेयर मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है अगर हमारा उस मटेरियल में, तो वो भी ऐड हो जाएगा। अब हम सबसे पहले बात करते हैं परचेजिंग कॉस्ट। तो परचेजिंग कॉस्ट में क्या क्या आता है? परचेज प्राइस, उसमें जो टैक्सेस वगैरह लगे वो, लेकिन अगर वो टैक्सेस रिवर्स हो जाएंगे हमें क्रेडिट मिल जाएगा, जैसे जीएसटी का इनपुट क्रेडिट मिल जाता है, वो सब है तो वो हमारा लेस हो जाएगा, है ना। ड्यूटी ड्रॉबैक जो भी है वो माइनस हो जाएगा। रास्ते का फ्रेट का खर्चा या और कोई खर्चा डायरेक्टली जो हुआ है वो सब, और लेस हो जाएगा कोई ट्रेड डिस्काउंट है, छूट मिली है, या इस टाइप की और आइटम है। तो नेट परचेजिंग कॉस्ट आ जाएगी ये। दूसरे नंबर पर आती है कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। जैसे मैंने बताया इसके अंदर डायरेक्ट लेबर, जो सीधा लेबर काम करती है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए। जैसे किसी मशीन पर कोई हमारा रॉ मटेरियल बन रहा है, फिनिश गुड्स हो रहा है, तो उस मशीन ऑपरेटर को जो हम पैसा देंगे वो हमारी क्या होगी? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे कोई रॉयल्टी है, सपोज कोई भी माल बनाने पे हमें कुछ पैसा देना पड़ता है जिससे हमने रॉयल्टी पेटेंट वगैरह लिया है, तो वो भी हमारी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। इसके अलावा सिस्टमेटिक फिक्स्ड और वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, मतलब फैक्ट्री के खर्चे इनडायरेक्ट, इसमें इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस तीनों चीजें इंक्लूड हो जाती है जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में होती है। तो जो एलोकेशन है फिक्स्ड और वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, इसमें क्या आता है? इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, अब इसमें फिक्स्ड भी है और वेरिएबल भी है। इनडायरेक्ट मटेरियल, जैसे मशीन में ऑयल डल रहा है, अब जो मशीन में ऑयल डल रहा है वो हमारे प्रोडक्ट के अंदर तो आ नहीं रहा है, तो ये क्या है? इनडायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल वो होता है जो सीधा प्रोडक्ट के अंदर आता है, और इनडायरेक्ट मटेरियल वो होता है जो प्रोडक्ट के अंदर नहीं आता है। जैसे हम चिप्स बनाने की फैक्ट्री है हमारी, चिप्स बन रहे हैं, तो चिप्स के लिए जो पैकिंग मटेरियल है बाहर का, और जो आलू हैं वो मसाले हैं, वो सारी चीजें तो क्या है? डायरेक्ट मटेरियल है। लेकिन जो मशीन में ऑयल डल रहा है वो चिप्स के अंदर तो आया नहीं है, तो वो क्या है? इनडायरेक्ट मटेरियल। ये वेरिएबल नेचर का होता है क्योंकि जैसे ज्यादा माल बनता है तो ज्यादा ग्रीसिंग वगैरह होती है। इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर जैसे फैक्ट्री में गार्ड है ना, फैक्ट्री में गार्ड है, या जो मेन हमारा डायरेक्ट लेबरर है, जो ऑपरेटर है, सीधा मशीन पर काम कर रहा है, उसकी हेल्प कर रहा है कोई,
फैक्ट्री की सफाई कर रहे हैं, तो ये सब क्या है, इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे फैक्ट्री का रेंट है, ये फिक्स्ड एक्सपेंस हो गया, है ना। तो ये मैंने वेरिएबल और फिक्स्ड एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सबका एग्जांपल आपको दिया। अब हम बात करते हैं सबसे पहले फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड की। फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड मतलब फिक्स्ड फैक्ट्री का खर्चा, इनडायरेक्ट। Indirect cost of production that remains relatively constant regardless of the volume of the production. आपकी फैक्ट्री रेंट पर है, अब आप माल कम बनाओ या ज्यादा बनाओ, रेंट तो उतना ही जाएगा। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, इनडायरेक्ट फिक्स्ड फैक्ट्री कॉस्ट। डेप्रिसिएशन भी इसमें आ जाएगा, मेंटेनेंस ऑफ फैक्ट्री आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री मैनेजमेंट आ जाएगा। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड जैसे इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दैट वेरी डायरेक्टली और नियरली डायरेक्टली विद द प्रोडक्शन, जैसे इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट लेबर है। एलोकेशन ऑफ फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड, एलोकेशन का मतलब ये हम खर्चों में कैसे डालेंगे, क्योंकि जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं वो यूनिट के हिसाब से तो खर्च हो नहीं रहे, आउटपुट के हिसाब से तो खर्च हो नहीं रहे, तो हम अपने कस्टमर से कैसे पैसा लें। तो उसके लिए है कि ऑन नॉर्मल कैपेसिटी। मैं साथ में एग्जांपल देकर आपको समझाता हूं। जैसे कि सपोज आपकी फैक्ट्री का रेंट ही है 50,000 रुपए पर मंथ, और हमारा नॉर्मली हम 5,000 यूनिट बनाते हैं पर मंथ। नॉर्मली कम ज्यादा भी होती है, लेकिन ऑन एन एवरेज 5,000 यूनिट पर मंथ बनती है। तो हम क्या करेंगे, हम 10 रुपए पर यूनिट ले लेंगे फिक्स्ड ओवरहेड, 10 रुपए पर यूनिट, ठीक है। इन पीरियड्स ऑफ एबनॉर्मली हाई प्रोडक्शन द अमाउंट ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड allocated to each unit of production is decreased so that inventory are not measured above cost. ये क्या कह रहे हैं, इससे समझते हैं। पहले मैं उसी बात को कंटिन्यू करता हूं कि ये 5,000 यूनिट हमारी नॉर्मल आउटपुट है। सपोज एक्चुअल आउटपुट 4,500 यूनिट्स हैं या 5,500 यूनिट्स हैं, तो भी हम 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से कंटिन्यू करेंगे अपने फिक्स्ड एक्सपेंसेस को लिखना, क्योंकि हम नॉर्मल के हिसाब से लिख रहे हैं, एक्चुअल आउटपुट या एक्चुअल प्रोडक्शन के हिसाब से नहीं लिख रहे। लेकिन अब आगे जो मैंने रेड कलर से अंडरलाइन किया है, इन पीरियड ऑफ एबनॉर्मली हाई प्रोडक्शन, सपोज हमारी जो प्रोडक्शन हुई वो प्रोडक्शन हुई 10,000 यूनिट्स एक महीने में, होती है नॉर्मली 5,000, लेकिन हमने 10,000 कर दी। अब हमारा एक्चुअल कॉस्ट कितना आ रहा है, अगर देखा जाए तो एक्चुअल कॉस्ट हमारा आ रहा है केवल 5 रुपए पर यूनिट। एक्चुअल कॉस्ट केवल 5 रुपए आ रहा है, लेकिन जो नॉर्मली हम चार्ज करते हैं वो 10 रुपए करते हैं। तो नॉर्मली हम 10 रुपए के हिसाब से लिख रहे थे, लेकिन इस बार हमारी जो है कॉस्ट 5 रुपए आई है पर यूनिट। तो लिखा है इन पीरियड्स ऑफ एबनॉर्मली हाई प्रोडक्शन द अमाउंट ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड allocated to each unit of production is decreased so that inventory are not measured above cost. तो ये कह रहे हैं एबनॉर्मली हाई है, इतना ज्यादा हाई है कि 5 रुपए है और आप 10 रुपए लिखो तो ये तो कॉस्ट हमारी बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो ज्यादा कॉस्ट पे नहीं लिखना चाहिए। तो इसमें लिखा है इन दिस सिचुएशन हम 5 रुपए के हिसाब से क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करेंगे, ना कि 10 रुपए के हिसाब से। लेकिन ये तभी होगा जब एबनॉर्मल हाई प्रोडक्शन होगी, अदरवाइज कभी भी ऐसा नहीं होगा। तो इन केस ऑफ एबनॉर्मल हाई प्रोडक्शन वी विल वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक, वी विल एब्सॉर्ब फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड on the basis of actual output, on the basis of actual output in place of normal output. अगर हमारी एबनॉर्मल हाई प्रोडक्शन होती है तो हम
इसे नॉर्मल आउटपुट की बजाय हम इसे एक्चुअल आउटपुट के हिसाब से एब्जॉर्ब करेंगे, वसूल करेंगे, लिखेंगे। वेरिएबल ओवरहेड जो होते हैं वो हमेशा एक्चुअल के हिसाब से ही करते हैं, क्योंकि वो पर यूनिट वेरी होते हैं। 5 रुपए पर यूनिट है तो वो एक्चुअल यूनिट के हिसाब से ही लिखा जाएगा। जॉइंट प्रोडक्ट के बारे में क्या लिखा है बच्चों? जॉइंट प्रोडक्ट क्या होते हैं? सपोज हमारा एक ही रॉ मटेरियल लगा और कन्वर्जन कॉस्ट एक लगी, लेकिन आउटपुट में हमारे पास प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3 आ गए, 3 प्रोडक्ट निकल कर आ गए और तीनों लगभग फर्क है, लेकिन 19-20 का या 15-20 का भी फर्क है, लेकिन सबकी वैल्यू अच्छी खासी है। दुनिया जमीन आसमान का फर्क नहीं है। तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा? व्हेन द कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ ईच प्रोडक्ट इज नॉट सेपरेटली आइडेंटिफिएबल, हमें नहीं पता कि रॉ मटेरियल या कन्वर्जन कॉस्ट अलग अलग कितनी लगी है, हमें नहीं पता। टोटल कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन इज एलोकेटेड बिटवीन द प्रोडक्ट्स ऑन द रेशनल एंड कंसिस्टेंट बेसिस। तो कहते हैं किसी सूटेबल बेसिस से इस टोटल खर्चे को इन तीनों में बांटो। ये ऑन द बेसिस ऑफ वेट भी हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ सेलिंग प्राइस भी हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ स्प्लिट ऑफ पॉइंट, सेलिंग प्राइस ऑन स्प्लिट ऑफ पॉइंट हो सकता है। बहुत सारे मेथड है, बहुत कुछ हो सकता है। तो हमें देखना पड़ेगा ईच एंड एवरी केस की क्या उसमें सूटेबल मेथड है और हमें क्या यूज करना चाहिए। एलोकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव सेल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, सबसे अच्छा मेथड तो यही है कि उस दिन उसका जो सेलिंग प्राइस है उस रेशो में बढ़ना चाहिए। बाय प्रोडक्ट, बच्चों बाय प्रोडक्ट उसे बोलते हैं कि हमने रॉ मटेरियल लगाया, प्रोडक्ट बन गए, हमने प्रोडक्ट बनाया, मेन प्रोडक्ट हमने बनाया, एक बाय प्रोडक्ट बन गया। बाय प्रोडक्ट का मतलब अगर मेन प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस है सपोज 150 रुपए पर यूनिट या पर केजी, और बाय प्रोडक्ट का जो सेलिंग प्राइस है वो है 10 रुपए पर केजी, तो इसका मतलब ये एक तरीके से कबाड़ है। 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 50 रुपए में तो जॉइंट प्रोडक्ट होने का अंदेशा है, 5, 10, 20 रुपए है, बहुत कम वैल्यू है, कबाड़ की तरह वैल्यू है, तो इसे बाय प्रोडक्ट बोलते हैं। इफ बाय प्रोडक्ट स्क्रैप और वेस्ट मटेरियल आर नॉट ऑफ मटेरियल वैल्यू, उसकी मटेरियल वैल्यू मतलब उसकी वैल्यू बहुत कम है, ज्यादा नहीं है वैल्यू, दे आर मेजर्ड एट नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो 10 रुपए का मार्केट प्राइस है और 12 रुपए का मार्केट प्राइस है, 2 रुपए का बेचने में खर्चा है, तो 10 रुपए नेट रियलाइजेबल वैल्यू है, तो कह रहे हैं उसी पर इसे वैल्यू करो। देन नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, तो कह रहे हैं मेन प्रोडक्ट की जो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन है उसे लेस कर दो, जैसे स्क्रैप लेस करते हैं। तो इसकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है, इसे अलग से हम नहीं दिखाएंगे, इसे मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट में से लेस कर देंगे। नेट कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, जैसे कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन आई मेन प्रोडक्ट की, उसमें से इसे लेस कर देंगे नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट, और वो हमारी फिर मेन प्रोडक्ट में जाएगी। मैं एक एग्जांपल देता हूं, मान लिया हम एक प्रोडक्ट बना रहे थे X और एक बाय प्रोडक्ट बन गया Y, ठीक है। अब जो मेन प्रोडक्ट है इसमें मटेरियल हमने डायरेक्ट मटेरियल लगाया 1 लाख रुपए का, और कन्वर्जन कॉस्ट लगाई 2 लाख रुपए की, और ये कुछ माल बन गया 20,000 रुपए का बाय प्रोडक्ट, इसका सेलिंग प्राइस 20,000 है। तो हम क्या करेंगे, इस 20,000 को इसमें से लेस कर देंगे और हमारी टोटल कॉस्ट 3 लाख की बजाय 2,80,000 हो जाएगी। तो ये क्या करेगा, मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट को रिड्यूस कर देगा। अदर कॉस्ट जो मैंने बताया था उसे प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन में लाने के लिए जो खर्चा होता है वो। हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में क्या क्या नहीं आता है? एक्सक्लूजन फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज, एबनॉर्मल कॉस्ट नहीं आती, चाहे वो एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल हो, चाहे वो एबनॉर्मल लॉस ऑफ वेजेस हो, वर्कर हो, लेबर, एबनॉर्मल लेबर कॉस्ट हो, चाहे और कोई एबनॉर्मल नेचर का एक्सपेंस हो, वो नहीं आएगा। एबनॉर्मल का मतलब होता है जो खर्चा केवल हमारे साथ हो रहा है, किसी और के साथ नहीं हो रहा, चोरी होना भी एबनॉर्मल है। स्टोरेज कॉस्ट, माल को रखने का खर्चा कभी भी नहीं आता, जैसे गोडाउन का रेंट, वहां केयर टेकरिंग के एक्सपेंसेस, जो माल रखा है उसका इंश्योरेंस, ये कभी भी नहीं आता अनटिल अनलेस एक्सेप्शनल केस में कि जितना पुराना माल है उतना महंगा बिकेगा और उसे रखने के लिए हम, जैसे कई बार कुछ वाइन होती है
कोई विस्की होती है, कोई चावल होता है, जितना पुराना होता है उतना महंगा बिकता है, तो उसे हम जानबूझ के स्टोर कर रहे हैं ताकि पुराना होने पे महंगा बिके। तो उस सिचुएशन में तो स्टोरेज कॉस्ट ऐड हो जाएगी, लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है। 99.99% केस में स्टोरेज कॉस्ट कभी भी मटेरियल की कॉस्ट में, स्टॉक की कॉस्ट में, इन्वेंट्री की कॉस्ट में कभी भी ऐड नहीं होती है, क्योंकि जनरली जो माल है पुराना अच्छा नहीं होता, नया माल सब पसंद करते हैं। तो जो पुराना माल है उसमें अगर महंगा बेचेंगे, हम ये कहेंगे इसमें तो स्टोरेज कॉस्ट भी जोड़कर महंगा बेचेंगे, तो एक तो पुराना लोग माल खरीदना नहीं चाहते, ऊपर से और महंगा होगा तो कोई भी नहीं खरीदेगा, इसलिए हम कभी भी उसे कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ऑफिस के जो खर्चे हैं वो कभी भी हमारे प्रोडक्ट में ऐड नहीं होंगे। प्रोडक्ट की कॉस्ट में, इन्वेंट्री के कॉस्ट में कभी भी एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐड नहीं होंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी ऐड नहीं होंगे, इंटरेस्ट एंड बोरोइंग कॉस्ट भी ऐड नहीं होगी, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 है जो बोरोइंग कॉस्ट पर है, और अगर वो ये कहता है कि इसे ऐड कर लो तो ऐड कर देंगे। उसमें भी मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ कि वो कब ऐड करने को कहता है। सपोज हम कोई इन्वेंट्री कॉस्ट, इन्वेंट्री बनाने में, माल बनाने में सब्सटेंशियल टाइम लग रहा है, 6 महीना, साल, 2 साल लग गया बनाने में, तो उस दौरान अगर लोन हमने ले रखा है उसे बनाने के लिए, तो उसका इंटरेस्ट इसमें ऐड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हम प्रॉपर्टी डीलर हैं, हमारा जो है प्रॉपर्टी बनती है, बिल्डिंग बनती है, तो जो बिल्डिंग बनती है वो बिल्डिंग की जो कॉस्ट बढ़ जाएगी ड्यू टू इंटरेस्ट, अगर हमने लोन स्पेशली बिल्डिंग बनाने के लिए ही लिया है, 2 साल 3 साल में बनकर तैयार हुई, तो जब तक वो बनकर तैयार नहीं हो जाती तब तक का इंटरेस्ट उसमें जुड़ जाएगा, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन about the carrying amount held in different classification of inventories and extent of the changes in their asset is useful to financial users। तो हमें रॉ मटेरियल को अलग अलग क्लासीफाई करना चाहिए, रॉ मटेरियल को अलग, वर्किंग प्रोग्रेस को अलग, फिनिश गुड्स को अलग, स्टॉक इन ट्रेड जो बना बनाया खरीदा बेचने के लिए उसे अलग, स्टोर स्पेयर्स अलग, लूज टूल्स जो औजार वगैरह खुले औजार होते हैं यूज करने के लिए वो अलग, इसके अलावा कुछ और अलग टाइप का है तो अलग। तो हमें अलग अलग कैटेगरी में, डिफरेंट कैटेगरीज में शो करना चाहिए इन्वेंट्रीज, ना कि एक साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये लिमिटेड शोज इट्स फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू व्हिचएवर इज लेस। ये तो बिल्कुल ठीक है। The cost is calculated by taking in account the variable cost, packing material, portion of fixed manufacturing overhead based on the standard normal capacity। यहाँ तक बिल्कुल सब कुछ सही है। एंड यहाँ पर गड़बड़ हो गई, एंड शेयर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, भैया ये गलत है। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड फिनिश गुड्स हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट में नहीं आते, तो लिखेंगे इन्होंने जो जो सारी चीजें करी वो बिल्कुल ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन क्योंकि हम एबनॉर्मल वेस्टेज, एबनॉर्मल लॉस लेते नहीं हैं, हम स्टोरेज कॉस्ट नहीं लेते हैं, हम एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड नहीं लेते हैं, हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड नहीं लेते हैं, तो ये बात ठीक नहीं है, हमें एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड नहीं लेने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, बी लिमिटेड वैल्यूज इट फिनिश्ड गुड्स एट प्राइम कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू व्हिचएवर इज लेस। ये भी गलत है। प्राइम कॉस्ट का मतलब होता है बच्चों डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसे हम प्राइम कॉस्ट बोलते हैं। लेकिन हमें साथ में इसमें ऐड करना है फैक्ट्री के ओवरहेड, फैक्ट्री के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे वो फिक्स्ड हो, वो लेना है। इनडायरेक्ट मटेरियल लेना है, इनडायरेक्ट लेबर लेना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेना है, वो इन्होंने लिया नहीं, तो ये बात ठीक नहीं है, इसे हमें लेना चाहिए। सी लिमिटेड वैल्यू करती है फिनिश गुड्स एट लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू एंड इट्स बाय प्रोडक्ट एट नेट रियलाइजेबल वैल्यू, कमेंट इन द लाइट ऑफ AS2। तो देखो जो बाय प्रोडक्ट है उसे हम नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर लिखते हैं, वो ठीक है, लेकिन ज्यादातर हम इसे अलग से दिखाने की बजाय हम इसे लेस कर देते हैं। कहाँ से? जब हम कन्वर्जन कॉस्ट निकाल रहे होते हैं मेन प्रोडक्ट की, तो उसमें से हम लेस कर देते हैं। अलग से अगर नेग्लिजिबल वैल्यू है या थोड़ा है, अलग से नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर आप दिखा सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा क्या है कि इसे हम लेस कर दें
जब हम कॉस्ट निकालते हैं मेन प्रोडक्ट की तो उसमें से हम इसे लेस कर दें। इन ए प्रोडक्शन प्रोसेस नॉर्मल वेस्टेज इज एक्सपेक्टेड एट 10%। हमारा 10% नॉर्मल वेस्टेज होता है। इन ए ईयर 10,000 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल आर पुट इन द प्रोसेस एंड एक्चुअल वेस्टेज इज रिपोर्टेड एट 13%। तो हमारा नॉर्मली जो आउटपुट होता है वो 10% वेस्टेज के बाद होता है, लेकिन एक्चुअल आउटपुट 13% है। इसका मतलब 3% एबनॉर्मल वेस्टेज है। हमें बताना है 500 यूनिट अगर बची हुई है तो उसकी कॉस्ट क्या होगी और एबनॉर्मल वेस्टेज का क्या होगा। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल हमारा 270 रुपीज पर यूनिट है। देखिए हमारा जो इनपुट है वो 10,000 यूनिट्स है, ठीक है, और जो आउटपुट है वो 10,000 माइनस 13%, 8700 यूनिट्स है आउटपुट हमारा, एक्चुअल आउटपुट। और जो नॉर्मल आउटपुट है वो है 9,000 यूनिट्स। हमारा जो नॉर्मल आउटपुट है वो 9,000 यूनिट है, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल 10,000 इंटू 270, ₹27 लाख हमारा इनपुट हो गया। अब हमारा एबनॉर्मल लॉस इसमें 300 यूनिट्स है, तो लेस कर देंगे एबनॉर्मल लॉस। अगर हमें कुछ यहाँ पर वेजेस वगैरह या कन्वर्जन कॉस्ट दे रखा होता तो पहले उन सबको ऐड करता, फिर उस टोटल को लेस कर देता मैं। ये एबनॉर्मल लॉस में 3%, जो हमारा 300 यूनिट्स हमारा एबनॉर्मल लॉस है। तो 300 यूनिट्स 270 के हिसाब से हमारा एबनॉर्मल लॉस हो गया 81,000। तो हमारा जो नेट नॉर्मल आया 9700 यूनिट्स आया, और ये अमाउंट आया 26,19,000। ये हमारा P&L में चला जाएगा, एबनॉर्मल लॉस है, P&L में हम ट्रांसफर कर देंगे। और नॉर्मल लॉस जो है हमेशा ध्यान रखना, हम पहले भी कई चैप्टर में कर चुके हैं, कंसाइनमेंट में भी कर चुके हैं, हर जगह करते हैं हम लोग। जो नॉर्मल लॉस है हमारा, नॉर्मल लॉस 10% है 1000, इसका नॉर्मल 10,000 का 10% 1000 है। तो हम नॉर्मल लॉस का अमाउंट नहीं लिखते हैं, कॉस्ट में यूनिट्स में से लेस कर देते हैं ताकि बची हुई यूनिट की कॉस्ट बढ़ जाए ऑटोमेटिकली। तो हमारा जो आउटपुट है वो 8700 है और उसकी कॉस्ट 2619 है। देखो यहां तक हमारी जो कॉस्ट आ रही थी वो 270 पर यूनिट आ रही थी, लेकिन जैसे ही हमने नॉर्मल लॉस लिखा, क्वांटिटी में से लेस करा लेकिन हमने अमाउंट में से लेस नहीं करा, तो ये हमारी फिनिश गुड्स की कॉस्ट को इंक्रीज कर देगा। तो ये क्या आ जाएगा 26,19,000 डिवाइड बाय 8700, 301 रुपए 3 पैसे हमारी पर यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी। तो 301 रुपए 3 पैसे, तो ये 270 रुपए से 301 ड्यू टू नॉर्मल लॉस हुआ, क्योंकि नॉर्मल लॉस हम हर एक कस्टमर से रिकवर करेंगे। हर कस्टमर से रिकवर करेंगे तो हमारी फिनिश्ड जो आउटपुट है उसकी कॉस्ट हमने इंक्रीज कर दी है। तो ये आ गया 301 रुपए 3 पैसे। अब हमें पूछा जा रहा है कि हम एबनॉर्मल वेस्टेज को कैसे डील करेंगे, वो हमने दिखा दिया। हमसे बोला है कि आप जो हमारा 500 यूनिट का फिनिश गुड्स है उसकी कॉस्ट निकालिए। तो कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 500 यूनिट है,
तो 500 यूनिट को 301.03 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ गया 1,50,515। तो ये था हमारा कि किस तरीके से हम इसकी वैल्यूएशन करेंगे फिनिश्ड गुड्स की, क्लोजिंग स्टॉक की। क्वेश्चन नंबर 5, डी लिमिटेड है, वो प्रोड्यूस करते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल हुज प्राइम कॉस्ट इज 240। प्राइम कॉस्ट मतलब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मैं आपको बता देता हूँ, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन्हें ऐड करो तो प्राइम कॉस्ट आता है। फिर हम फैक्ट्री के ओवरहेड ऐड करते हैं, चाहे वो इनडायरेक्ट मटेरियल हो, चाहे वो इनडायरेक्ट लेबर हो, चाहे वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो। ये फिक्स्ड भी हो सकते हैं, ये वेरिएबल भी हो सकते हैं। इसे ऐड करके हमारी फैक्ट्री कॉस्ट आती है या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है। तो ये वाली कॉस्ट लेते हैं और इसमें से स्क्रैप वैल्यू या नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट लेस कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है प्राइम कॉस्ट है 240 रुपए, 240 पर यूनिट। द टोटल एनुअल प्रोडक्शन ओवरहेड आर 25 लाख, आउट ऑफ विच 40% आर फिक्स्ड। तो 40% हमारे फिक्स्ड है और 60% वेरिएबल है। द कंपनी हैज नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ 10 लाख पर एनम। तो नॉर्मल आउटपुट 10 लाख है, जो जनरली हम फिक्स्ड ओवरहेड को नॉर्मल आउटपुट के हिसाब से पर यूनिट से वसूल करते हैं। बट ड्यूरिंग द ईयर प्रोडक्शन हुई 20 लाख, तो हमारी एबनॉर्मल हाई प्रोडक्शन हुई है। तो मैंने आपको क्या समझाया था, अगर एबनॉर्मल हाई प्रोडक्शन होती है तो हम नॉर्मल की बजाय एक्चुअल आउटपुट के हिसाब से ही लेते हैं फिक्स्ड ओवरहेड को भी। 1 लाख यूनिट अभी बिकी नहीं है, तो हमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन निकालनी है। तो मटेरियल कॉस्ट कितनी आई, 240 पर यूनिट। 1 यूनिट की जो कॉस्ट आई वो 240 आई। ठीक है, टोटल एंड पर यूनिट, तो पर यूनिट 240 है और हमारा जो आउटपुट है वो 20 लाख यूनिट है। बहुत ज्यादा जीरो आ गई, 1 2 3 48 लाख, 48 करोड़। ठीक है, ये हमारी प्राइम कॉस्ट है, मटेरियल कॉस्ट नहीं, प्राइम कॉस्ट। अब इसमें फैक्ट्री ओवरहेड लेने हैं हमें। ठीक है, और जो फैक्ट्री ओवरहेड है हमारे वो है तो बच्चों इसमें हम क्या करते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड क्योंकि एबनॉर्मल हाई प्रोडक्शन है, एबनॉर्मल हाई आउटपुट है, तो हम इसे क्या करते हैं, इसे हम एक्चुअल आउटपुट के हिसाब से लेते हैं। 25 लाख का 40% फिक्स्ड है, तो 25 लाख का 40% हो गया 10 लाख। अब इस 10 लाख को 20 लाख से डिवाइड कर देंगे हम लोग। अगर ये नॉर्मल जो हमारा एक्चुअल आउटपुट है वो 20 लाख के बजाय 10 लाख के आसपास होता, 9 लाख, 11 लाख, 12 लाख, तो हम इसे फिर 10 लाख से डिवाइड करते हैं। क्योंकि एबनॉर्मल हाई प्रोडक्शन है इसलिए हम इसे डिवाइड कर रहे हैं 20 लाख से। 50 पैसे हमारी पर यूनिट की कॉस्ट आ गई फिक्स्ड। वेरिएबल तो हमेशा एक्चुअल आउटपुट के हिसाब से होती है बच्चों। 15 lakhs डिवाइड बाय 20 lakhs, 75 पैसे, तो 241.25 रुपीज पर यूनिट हमारी कॉस्ट आ गई। और क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख यूनिट है,
तो 1 लाख यूनिट्स क्लोजिंग स्टॉक आएगा एट द रेट 241.25। तो ये हो जाएगा हमारा अमाउंट 2,41,25,000। ठीक है बच्चों, अब हम कॉस्ट फॉर्मूलाज देखेंगे अलग अलग नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मैं थक गया आपको नॉन स्टॉप पढ़ाते पढ़ाते, गला सूख गया, मैं पानी वानी पी लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कॉस्ट फॉर्मूला कौन कौन से होते हैं। बच्चों कॉस्ट फार्मूला की बात करते हैं। हमारे पास स्टॉक की वैल्यूएशन करने के लिए बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स होते हैं। तो कौन कौन से मेथड्स हैं जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपसे कहता है कि आप ये अप्लाई कर लीजिए। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, जिसे हम स्पेसिफिक प्राइस मेथड या आइडेंटिफिएबल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं। Specific identification method means directly linking the cost with specific item of the inventories. बच्चों आपके पास इन्वेंट्री ऐसी है कि आपको पता है, उसे देखकर आपको पता चल गया ये माल हमने कौन से सप्लायर से खरीदा था, कब खरीदा था, मतलब आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जब आपको पता है कि ये स्पेसिफिकली आइडेंटिफिएबल है प्रोडक्ट, आपको ये पता है कि ये माल कब किससे कितने रुपए का खरीदा था, तो उस पर क्यों ना हम एग्जैक्ट रेट ही लगाएं। तो इसलिए ये मेथड सबसे पहले, सबसे जरूरी, सबसे बढ़िया है अगर आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम ये तभी पॉसिबल है जब हमारे पास बहुत थोड़े से प्रोडक्ट हो, हम बहुत थोड़े से प्रोडक्ट में डील करते हैं। अगर कोई मेडिकल स्टोर है और वहाँ पर लाखों तरीके की दवाइयाँ हैं, वहाँ पर ये अप्लाई नहीं हो सकता। हमारे पास 100, 200, 500, 1000 तरीके का मटेरियल है, हम वहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ लिमिटेड है और जहाँ हम अप्लाई अगर कर सकते हैं, तो बिल्कुल ये मेथड सबसे बढ़िया है। This method has application in the following conditions. In case of purchase of item specifically segregated for a specific project, it is not ordinary interchangeable. हम उसको कहीं इंटरचेंज नहीं कर सकते। हमें पता है ये माल इसी चीज के लिए यूज होगा, तो हमें पता है इस जॉब के लिए जाएगा, तो उस जॉब की कॉस्टिंग भी स्पेसिफिक हो जाएगी। इन केस ऑफ गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस एंड सेग्रीगेटेड फॉर ए स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, तो हम ना केवल माल को अलग से पहचान सकते हैं, बल्कि साथ ही साथ हम ये भी पता लगा सकते हैं कि ये वाला माल इसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए ही इस्तेमाल होगा, कहाँ पर यूज होगा हम इसके लिए भी सर्टेन है। वेयर स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड इज नॉट एप्लीकेबल, जहां पर आप ये अप्लाई नहीं कर सकते हैं, वहां पर आपके पास यहाँ दो ऑप्शन दिए गए हैं, एक फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और एक वेटेड एवरेज। यहाँ पर आपको लीफो भी नहीं दिया गया है, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 अलाउ नहीं करता है। सिंपल एवरेज मेथड भी नहीं है, वेटेड एवरेज मेथड है। तो या तो फीफो या वेटेड एवरेज मेथड। फीफो मेथड क्या कहता है, फीफो मेथड कब लगेगा, साइज ऑफ रॉ मटेरियल इज हाई, अगर आपका रॉ मटेरियल काफी ज्यादा है, मेटेरियल कैन बी आइडेंटिफाइड, प्राइस आर नॉट फ्लक्चुएटिंग एंड मटेरियल इज नॉट सब्जेक्ट टू डिटोरेशन, तो वहां पर फीफो लगाना चाहिए। फीफो कहाँ लगा सकते हैं आप, जहाँ पर साइज ज्यादा हो मटेरियल का, आप मटेरियल का पता लगा सकते हो, स्पेसिफिक आइडेंटिफाई ना कर सकते हो लेकिन आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये माल अलग अलग आया है, तो वहां पर लगाना चाहिए। अगर मान लिया माल एक जगह, जैसे ऑयल है, एक ड्रम में ऑयल डाल दिया आपने और ऑयल आया उसे भी उसी ड्रम में डाल दिया, तो आप इसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो वहां पर आप फीफो की बजाय वेटेड एवरेज लगाइए। लेकिन माल अलग अलग रखा है कि सप्लायर ए से माल आया था वो अलग रखा है, जैसे सप्लायर ए का माल अलग रखा हुआ है, बी का अलग से रखा है, तो आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं ए से आया या बी से आया, तो वहाँ फीफो लगाना चाहिए। लेकिन अगर ए की जगह मिक्स हो गया ए और बी का माल, तो वहां पर आपको वेटेड एवरेज लगाना चाहिए। प्राइसेस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होते, ठीक है, बहुत ज़्यादा पता चला पिछली बार जिस रेट का माल आया था इस बार भी उसी रेट का माल आ रहा है, और माल बहुत जल्दी खराब नहीं होता है, तो वहां पर आपको क्या करना चाहिए,
फीफो लगाना चाहिए। Weighted average method, it is applicable if raw material used has different types of prices, taking average of the all price purchases made during the year. बहुत ज़्यादा रेट फ्लक्चुएशन है तो वहाँ पर आपको weighted average method लगाना चाहिए। इसके अलावा दो मेथड और हैं जो अलाउ करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एक है स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड और एक है रिटेल मेथड। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड क्या है? It takes into account normal level of consumption of material and supplies, labor efficiency and capacity utilization. It must be regularly reviewed and revised taking into consideration the current condition. अगर आपने पढ़ा है कॉस्ट अकाउंटिंग तो कॉस्ट अकाउंटिंग में एक चैप्टर है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जिसे हम वेरिएंस एनालिसिस के नाम से भी कई बार जानते हैं। वहाँ पर हम एक स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाल लेते हैं प्रोडक्ट की। तो अगर हमें पता है कि ऑन एन एवरेज हमारे प्रोडक्ट की यही कॉस्ट आने वाली है तो हम उसी एवरेज कॉस्ट पर ही माल को इशू करते रहते हैं। उसे स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड कहते हैं और इसे हम रिव्यू करते रहना चाहिए कि कहीं किसी परमानेंट इंक्रीज या डिक्रीज की वजह से हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट में डिफरेंस तो नहीं आया है। दूसरा मेथड है रिटेल मेथड। ये काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट मेथड है और यूज में भी काफ़ी आता है। It is generally used in retail business when it is difficult to ascertain cost of individual item. जैसे मैंने पहले एक बार बोला था, सपोज आपका एक मेडिकल स्टोर है और मेडिकल स्टोर में 2 लाख तरीके की दवाई रखी हुई है। अब आप हर एक जो दवाई है उसका हर एक का कॉस्ट निकालने लगेंगे तो आप पागल हो जाएंगे आप। तो ये पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही गारमेंट की शॉप है जहाँ पर वैरायटी है, बहुत ज़्यादा तरीके का अलग अलग माल रखा है। तो रिटेल बिजनेस में नंबर ऑफ आइटम्स इतनी ज़्यादा होती हैं कि आप उसका अलग अलग अमाउंट, अलग अलग स्टॉक का वैल्यूएशन करना लगभग लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, बहुत एक्सपेंसिव भी होता है। It is applicable when items or inventories are rapidly changes the item and have similar margin and for which is it impracticable to use other costing method. बहुत ज़्यादा यूनिट्स हैं, मार्जिन लगभग सबका एक जैसा सा है और बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज होती है। आप 5 दिन के लिए बिजनेस बंद तो नहीं करेंगे स्टॉक की वैल्यूएशन के लिए। तो पता चला आप स्टॉक की वैल्यूएशन कर रहे हैं और जैसे ही आप दूसरी तीसरी आइटम पे पहुंचे पहली दूसरी आइटम फ्रिक्वेंटली चेंज हो गई और ऐसा तो हो नहीं सकता आप ईयर एंड में बिल्कुल देखें उसे। तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। अंडर दिस मेथड द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इज डिटरमाइंड बाय रिड्यूसिंग फ्रॉम द सेल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ ग्रॉस मार्जिन। इस मेथड में हम क्या करते हैं, एक है ना हमारी ग्रॉस प्रॉफिट की रेट पता लगा लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन सपोज 20% है और हम सारे स्टॉक का सेलिंग प्राइस पता लगा लेते हैं। जितना भी स्टॉक है उसका कॉस्ट प्राइस नहीं, सेलिंग प्राइस, और उस सेलिंग प्राइस में से हम ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन को रिड्यूस कर देते हैं। ऐसा करने से हमें ये पता चल जाता है कि भाई हमारा माल लगभग इतने का है, अप्रोक्सीमेटली वो सही वैल्यू होती है। The percentage used take into consideration the inventory that have been marked down to below its original selling price. तो हम क्या करते हैं, उसको सेलिंग प्राइस से कम करके दिखा देते हैं। आइए हम इसको करते हैं क्वेश्चन की हेल्प से, जो क्वेश्चन हमें इस मेथड को क्लियरिफाई करे कि ये मेथड कैसे काम करता है। The retailer has large number of rapidly changing inventory items that have similar margin and for which it is impracticable to use other costing methods. तो ये बिल्कुल लैंग्वेज ऐसी है जिससे आपको पता चल गया कि यहाँ रिटेल मेथड लगना चाहिए। He furnishes the following details. ओपनिंग स्टॉक है 10,000 यूनिट्स, परचेजेस है 1 लाख यूनिट्स। जो ओपनिंग स्टॉक है हमें वो बता रखा है कि उसकी कॉस्ट क्या है और उसका रिटेल प्राइस क्या है। जो हमने माल खरीदा है उसका कॉस्ट भी बता रखा है और उसका रिटेल प्राइस भी बता रखा है और सेल्स हमें बता रखी है कि हमारे पास सेल्स कितनी है। अब हमें कैलकुलेट करना है क्लोजिंग स्टॉक रिटेल मेथड से। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये पता लगाते हैं कि हमारे पास जो माल है ओपनिंग स्टॉक, ये 10,000 आइटम्स है, कॉस्ट है 50 के हिसाब से 5 लाख और रिटेल प्राइस
80 के हिसाब से 8 लाख। जो परचेजेस है, जो माल हमने खरीदा है वो 1 लाख यूनिट खरीदा है, परचेज किया है। 1 लाख यूनिट 60 के हिसाब से 60 लाख, और 100 के हिसाब से 100 लाख मतलब 1 करोड़। ठीक है, टोटल देखा जाए तो हमारे पास 65 लाख रुपीस की कॉस्ट है और 1 करोड़ 8 लाख रुपीस का हमारे पास सेलिंग प्राइस है। तो जिसकी कॉस्ट 65 लाख है उसी का सेलिंग प्राइस 1 करोड़ 8 लाख है, और हमने जो सेल कर दी है वो लेस कर देते हैं सेल्स। तो हमारे लिए बहुत इजी है पता लगाना कि ओपनिंग स्टॉक कितना था, ये बहुत इजी है पता लगाना कि परचेजेस ड्यूरिंग द पीरियड कितनी हुई है, ये भी बहुत इजी है कि सेल कितनी हुई है। तो सेल हुई है 86,40,000। तो 1 करोड़ 8 लाख में से माइनस कर देते हैं 86,40,000। तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक आ गया 21,60,000 का। लेकिन ये जो 21,60,000 है ये रिटेल प्राइस है, ना कि कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा, हमें पता है ना, या तो इसकी परसेंटेज निकालिए आप कि कॉस्ट की क्या परसेंटेज है, या आप इसमें प्रॉफिट की परसेंटेज निकाल लीजिए, या हम ऐसा भी कर सकते हैं 21,60,000 हमारा सेलिंग प्राइस है और हमें पता है कॉस्ट इज 65 आउट ऑफ 108। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी कॉस्ट क्या आ रही है। ये हो गई 13 लाख, 13 लाख की कॉस्ट हो गई। इसी को हम क्या कर सकते थे, हम यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट निकालते, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो आ जाता हमारा, पहले ग्रॉस प्रॉफिट रेशो 1 करोड़ 8 लाख माइनस 65 लाख, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता ऑन सेलिंग प्राइस। %39.8148%। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट जो आया है इसको हम लेस कर देते क्लोजिंग स्टॉक रिटेल प्राइस से। तो हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक आया रिटेल प्राइस पर 21,60,000 आया, इसमें से 39.8148% ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन माइनस कर देते, तो यही हमारा आंसर आ जाता 13 लाख। तो ऐसा भी हम कर सकते थे, दोनों ही बात सेम है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा है हमें। E Limited manufactures furniture items as per specific order for the customer. Raw material is purchased as per the order specification. Which method of valuation of stock? आपको क्या करना चाहिए, कौन सा मेथड यूज करना चाहिए। तो हमें पता है कि ऐसी सिचुएशन में स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड ही चलता है, जहाँ पर हमें पता है कि स्पेसिफिक माल हम खरीद रहे हैं स्पेसिफिक ऑर्डर के लिए, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए। तो यहाँ पर तो हमारा फीफो वेटेड एवरेज नहीं चलेगा, केवल कौन सा चलेगा, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। आप थ्योरी में पूरा लिख सकते हैं कि एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जहाँ पर हमारा माल स्पेसिफिक ऑर्डर के लिए खरीदा जाता है, हम अलग से उसे स्पेसिफाई कर सकते हैं, आराम से इंटरचेंजेबल नहीं होता है, तो वहाँ पर हमें स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड ही यूज़ करना होता है।
Question number 8. F Limited has a normal capacity of 6,000 tons and the fixed annual overheads are 24,000 rupees. During the year, it manufactures only 5,500 tons at a variable cost of 6 and 4 of material and labor. Material और labor की cost है 6 and 4. At the end of the year, it had 1,800 tons of inventory. Find out the value of the inventory. तो हमें पता है, हमें पहले से ही पता है, हमने पहले एक बात कर रखी है कि जो हमारा फिक्स्ड एनुअल फिक्स्ड ओवरहेड होता है उसे हमें नॉर्मल आउटपुट के रेशो में नॉर्मल कैपेसिटी के हिसाब से रिकवर करना चाहिए अंटिल इन केस ऑफ एबनॉर्मल हाई प्रोडक्शन। तो यहाँ पर हमें पता चल गया है कि जो हमारी और वेरिएबल कॉस्ट जैसे डायरेक्ट मटेरियल वो तो एक्चुअली ली जाती है, डायरेक्ट लेबर 4 रुपीज है, ठीक है, और फिक्स्ड फैक्ट्री या प्रोडक्शन ओवरहेड 24,000 है। इसे एक्चुअल आउटपुट की बजाय नॉर्मल आउटपुट से लेना चाहिए तो ये 4 रुपये आ जाएगी। तो इसका मतलब 14 रुपीज़ हमारी पर यूनिट की कॉस्ट है। तो 1800 जो हमारा प्रोडक्ट है क्लोजिंग स्टॉक है उसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 25,200। ठीक है, तो हमने क्या करी थी बात, हमने बात करी थी स्टार्टिंग में ही कि हम लोग तीन स्टेप पे काम करेंगे। स्टेप नंबर 1 हम कॉस्ट का पता लगाएंगे, स्टेप नंबर 2 नेट रियलाइजेबल वैल्यू का पता लगाएंगे और स्टेप नंबर 3 हम लोग क्या करेंगे, दोनों को कंपैरिजन करेंगे और जो भी कम है उसको लिखेंगे। तो हमने स्टेप नंबर 1 कंप्लीट किया कि कॉस्ट का पता लगाएंगे। कॉस्ट कैसे पता लगाएंगे ये अब तक हमने सीखा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम सीखेंगे नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैसे आएगी और उन दोनों को कंपैरिजन करके स्टॉक की वैल्यूएशन कैसे आएगी। तो जब हमने कॉस्ट का पता लगा लिया तो अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है कि हम नेट रियलाइजेबल वैल्यू का पता लगाएं। तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैसे आती है? नेट रियलाइजेबल वैल्यू मींस द एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। जब हम नॉर्मली बिजनेस में जो माल बेचते हैं वो सेलिंग प्राइस और उसमें से लेस करते हैं जो सेल करने के लिए हमें नेसेसरी एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं। सपोज सेल करने के लिए हमें कुछ फ्रेट माल यहाँ पर हमारे गोडाउन में रखा है उसे मार्केट तक ले जाना है, उसमें कुछ एक्सपेंस होंगे या कोई सेलिंग कमीशन होगी। तो ये सारे एक्सपेंस लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगी वो नेट रियलाइजेबल वैल्यू आएगी जो हमारी जेब में नेट अमाउंट आने वाली है। Net realizable value is estimated on the basis of most reliable evidence at the time of valuation. Estimation of net realizable value also takes into account the purpose of for which the inventory is held. Estimation of net realizable value is made as at the each of balance sheet date. तो net realizable value हर बार बैलेंस शीट डेट पर हम देखेंगे। Estimation of net realizable value, तो net realizable value of material and other space supplies held for use in production of finished goods is estimated as under। जो हमारे पास माल रखा हुआ है जिसे हम बेच ही नहीं रहे, फिनिश गुड्स के लिए तो हमने बात कर ली कि उसका जो सेलिंग प्राइस है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जो हम सेलिंग प्राइस करते हैं उसमें से एक्सपेंसेस से लेस कर देंगे। लेकिन उनके बारे में क्या है, जो रॉ मटेरियल या WIP हमारे पास रखा हुआ है उसके लिए हम कैसे वैल्यूएशन करें। इफ फिनिश गुड्स इन विच raw material and supply used is sold at a cost or above cost, then the estimated realizable value of raw material and supply is considered more than its cost। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू ये बात समझा देता हूँ। सपोज रॉ मटेरियल है और वो हमने 5 रुपीज पर केजी परचेज किया है। क्योंकि रॉ मटेरियल हम सेल नहीं करते हैं तो इसका सेलिंग प्राइस ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हम तो अपना पता लगा नहीं सकते। हाँ, हम ये पता लगा सकते हैं आजकल इसका परचेज प्राइस क्या है, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि आप ये देखो ये रॉ मटेरियल का यूज कहाँ करोगे आप, फिनिश गुड्स बनाने के लिए, और फिनिश गुड्स का जो सेलिंग प्राइस है वो है 48। और अगर आप फिनिश गुड्स की कॉस्ट देख रहे हैं, कॉस्ट
और ये फिनिश गुड्स की कॉस्ट है 41। अब ये कॉस्ट से ज्यादा में बिक रहा है, क्योंकि फिनिश गुड्स कॉस्ट से ज्यादा में बिक रहा है, इसका मतलब ये 5 रुपए का प्राइस पूरा रिकवर कर पा रहे हैं आप, क्योंकि 41 के अंदर 5 रुपीज इंक्लूडेड है और उससे ज्यादा में बिक रहा है, इसका मतलब ये 5 रुपए पूरे वसूल हो रहे हैं। तो आप ये कह सकते हैं इसका सेलिंग प्राइस 5 रुपए से ज्यादा ही है। क्योंकि इसका सेलिंग प्राइस जो भी है वो 5 रुपए से ज्यादा है, तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू आप कह सकते हैं इसकी कॉस्ट से ज्यादा है। तो हम वैल्यूएशन करते हैं कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू व्हिचएवर इज लेस, क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि इसका सेलिंग प्राइस नेट रियलाइजेबल वैल्यू 5 रुपीज से मतलब कॉस्ट से ज्यादा है, तो हमें कॉस्ट पर ही वैल्यू करना है। तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितना है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बात यह है कि वो हमारी कॉस्ट से ज्यादा है। अगर कॉस्ट से कम है तो उसके एग्जैक्ट अमाउंट पता लगाना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अगर हमारा फिनिश प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस पूरी कॉस्ट को रिकवर कर पा रहा है, तो हम ये मानते हैं कि हमारा रॉ मटेरियल WIP सब उसके अंदर जो भी रॉ मटेरियल है, जो भी सप्लाईज है, उन सबका सेलिंग प्राइस ज्यादा है, इसलिए हम कॉस्ट पर ही हमेशा वैल्यू करेंगे। और बता रखा इफ फिनिश प्रोडक्ट इन विच रॉ मटेरियल एंड सप्लाई यूज्ड इज सोल्ड बिलो कॉस्ट। अब यहाँ पर दूसरा सिचुएशन हो गया कि हमारा जो फिनिश गुड्स है वो लॉस में बिक रहा है, then the estimated realizable value of raw material or supplies is equal to the replacement price of material or supplies। तो ये कह रहे हैं कि अगर अब ऐसी सिचुएशन है तो अब हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि अगर हम नया माल खरीदें इसकी जगह तो वो कितने का आएगा। अगर वो माल रिप्लेस करने में जो खर्चा आएगा वो ही हम इसका वैल्यूएशन का एक सोर्स ले लेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट पहली बात थी, अगर हमारा अनटिल अनलेस सेलिंग प्राइस फिनिश गुड्स का ज्यादा है तो हम ये मानेंगे कि रॉ मटेरियल का सेलिंग प्राइस भी ज्यादा है। मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्रीज स्टेप 3, इन्वेंट्री को वैल्यूएशन करना, लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, इन दोनों में से जो भी कम है उस पर करना है। ये स्टेप 3 था। स्टेप 1 था कॉस्ट का पता लगाना, स्टेप 2 था नेट रियलाइजेबल वैल्यू का पता लगाना, और स्टेप 3 था इन दोनों को कंपेयर करके जो भी कम है उस पर लिखना। क्वेश्चन नंबर 9, जी लिमिटेड है, इनके पास 10,000 बैग हैं सीमेंट के, इन्होंने 180 के हिसाब से 25 किए हैं। जो ट्रेड में टर्म्स रहती हैं उन टर्म के हिसाब से जो सीमेंट डिलीवर होता है बायर के डोर तक होता है। कभी आपने भी खरीदा हो अगर सीमेंट काम करने के लिए, तो आपके पास सीमेंट घर तक देकर जाते हो। एंड द कॉस्ट ऑफ डिलीवरी इज 10 पर बैग विच इज पेड बाय द सेलर। सेलर क्या करता है, आपको घर तक पहुंचाता है और एक प्राइस बता देता है घर पे पहुंचने का ये प्राइस है। सेलिंग प्राइस इज 187, तो हमें बताना है क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन क्या होगी। तो कॉस्ट है 180 और नेट रियलाइजेबल वैल्यू है सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर डिलीवरी कॉस्ट। तो आपकी जेब में 177 आ रहे हैं जबकि कॉस्ट है 180। इन दोनों में से जो भी कम है उस पर वैल्यू करेंगे। इन दोनों में कम है नेट रियलाइजेबल वैल्यू 177, तो 177 पर वैल्यू होंगे आपके 10,000 बैग। 17,70,000, क्योंकि आप लॉस में चल रहे हैं, क्योंकि आपके पास जो माल आ रहा है वो ज्यादा का आ रहा है और जो सेलिंग प्राइस है वो कम है। क्वेश्चन नंबर 10, अनसोल्ड यूनिट्स विद एजेंट 1000। आपके पास जो यूनिट्स हैं अनसोल्ड यूनिट विद एजेंट, आपके एजेंट के पास जो यूनिट्स हैं वो 1000 है, कॉस्ट है 10, सेलिंग प्राइस 8 है और एजेंट का कमीशन 5% है। तो हमें क्या वैल्यूएशन करनी चाहिए, तो कॉस्ट 10, सेलिंग प्राइस 8 माइनस सेलिंग कमीशन 40 पैसा, नेट रियलाइजेबल वैल्यू 7 रुपीज 60 पैसा, इन दोनों में से जो भी कम है 7 रुपीज 60 पैसा। आप ये टोटल बेसिस पे भी कंपेयर कर सकते हैं, मैंने पर यूनिट बेसिस पर करा है,
आप टोटल बेसिस पर भी कर सकते हैं। 1000 यूनिट्स है, 7 रुपीज 60 पैसा के हिसाब से वैल्यू होगी 7600 रुपीज। ठीक है, तो आप लोगों को बस हल्का सा ये ध्यान रखना है कि जो भी दोनों में से कम है उस पर वैल्यू करना है। Comparison between cost and net realizable value. The comparison between this done by item or by group of item method. अभी तक हमने जो एक दो क्वेश्चन करे उसमें हमारे पास एक ही प्रोडक्ट था, लेकिन अगर हमारे पास एक से ज्यादा प्रोडक्ट हो सपोज, तो हम क्या करें, आइटम वाइज आइटम भी चेकिंग कर सकते हैं या ग्रुप मेथड भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। यहाँ पर लिखा है कि स्टॉक की वैल्यूएशन करिए आप आइटम वाइज आइटम मेथड से और ग्रुपिंग मेथड से। तो हम पहले फर्स्ट करते हैं आइटम बाय आइटम मेथड से। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर है 1 2 3 4। ठीक है, ग्रुप लिखने की जरूरत नहीं है अगर हम आइटम वाइज आइटम चल रहे हैं, क्योंकि ग्रुपिंग तो हो नहीं रही है। लिख देंगे तो भी कोई हर्ज नहीं है। नंबर ऑफ यूनिट्स 100 200 300 एंड 400। कॉस्ट पर यूनिट है, तो क्या मैं टोटल में लिख लूँ इसे? टोटल में लिख लेता हूँ। मैं 100 को 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 10,000। 200 को 200 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 40,000। 300 को 150 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 45,000। और 400 को 250 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये हो जाएगा 1 लाख। अब मुझे नेट रिलाइजेबल वैल्यू चाहिए, तो रिलाइजेबल वैल्यू है 120, तो 100 इंटू 120, तो ये हो गया हमारा 12,000। इसमें से रिलाइजेबल एक्सपेंसेस 8.33% लेस कर देता हूँ मैं, 11,000 आ जाएगा नेट रिलाइजेबल वैल्यू 11,000। अब हमारे पास दूसरा है जिसका सेलिंग प्राइस भी 200 है, तो 40,000 माइनस 10%, तो इसका नेट रिलाइजेबल वैल्यू हो जाएगा 36,000। ये है 156, तो 300 इंटू 156 हो गया 46,800 माइनस 8.33%। आप 33 को थोड़ा 8.3333 4 5 6 बार लिख सकते हैं कैलकुलेटर पे, उससे एक्यूरेट आंसर आ जाएगा आपका 42,900। और यहाँ पर है रिलाइजेबल वैल्यू 290, 400 इंटू 290 1,16,000 माइनस 10%, 1,04,400। अब आप ये नहीं कर सकते हैं कि टोटल कर ले कॉस्ट का कॉलम का और नेट रिलाइजेबल वैल्यू के कॉलम का टोटल कर ले और जो कम है उस पर वैल्यू करें, ऐसा नहीं कर सकते। हम आइटम वाइज आइटम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कॉस्ट और NRV विच एवरेज लोअर। तो 10,000 और 11 में से कम क्या है? 10,000। 40 और 36 में से 36,000। 45 42,900 में से 42,900। 1 लाख और 1,04,400 में से 1 लाख। तो ये हमारी स्टॉक की वैल्यूएशन आ गई 10,000, 36,000, 42,900
1,88,900। तो ये हमारी स्टॉक की वैल्यूएशन आ गई आइटम वाइज आइटम मेथड से 1,88,900। अब हमारा जो दूसरा मेथड है ग्रुप मेथड, उस मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे हम? तो ग्रुप मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे उसे समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास आ चुका है, हम पहले ही कर चुके थे कि दोनों में से कम क्या है, लेकिन ग्रुपिंग मेथड से हम क्या करेंगे, हम कॉस्ट ग्रुप ए की लिखेंगे और नेट रियलाइजेबल वैल्यू ग्रुप ए की लिखेंगे। कॉस्ट ए ग्रुप में क्या क्या है, प्रोडक्ट ए और 3 और प्रोडक्ट सेकंड और थर्ड, प्रोजेक्ट सेकंड और फोर्थ हमारा ग्रुप बी में है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि ये 1 और 3 एक ग्रुप में और 2 और 4 सेकंड ग्रुप में, बी ग्रुप में। ठीक है, तो कॉस्ट देखते हैं, ए ग्रुप की 11,000 है और कॉस्ट 10,000 है और 45,000 है, तो इसका टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 55,000। एनआरवी देखें तो 11,000 और 42,900 है, इनका टोटल करें तो आता है 53,900। इन दोनों में से जो भी कम है तो विच एवर इज लोअर, तो 53,900 कम है, तो 53,900 हमारा ए ग्रुप का वैल्यूशन आ जाएगा। अब हम दूसरे ग्रुप का वैल्यूशन करते हैं, कॉस्ट देखते हैं ग्रुप बी की और एनआरवी देखते हैं ग्रुप बी की। तो कॉस्ट है ग्रुप बी की 40 एंड 1 लाख और एनआरवी है 36,000 1,04,400। तो ये हो गया 1,04,000 1,40,000 और ये हो गया 1,40,400। तो इन दोनों में से जो भी कम है 140, तो ये ग्रुप बी की स्टॉक की वैल्यूएशन आ गई। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 1,40,000 प्लस 53,900 क्या आ गया 1,93,900। पूरे स्टॉक की वैल्यूएशन जो हमारी पहले इंडिविजुअल आइटम वाइज आइटम मेथड से आई थी वो 188,900 आई थी। तो दोनों से वैल्यूएशन अलग अलग आएगी, लेकिन यहाँ कई बार क्या हो जाता है कि हमारे पास इतनी ज़्यादा आइटम्स होती हैं कि इंडिविजुअल आइटम के लिए बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। तो हम ग्रुपिंग मेथड करके लगभग किसी की वैल्यू कम है किसी की ज़्यादा है तो सेट ऑफ होके मोर और लेस लगभग आसपास ही वैल्यूएशन आती है। तो ये था हमारा मेथड। अब हमें डिस्क्लोजर क्या क्या करनी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, तो डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड डिस्क्लोज द फॉलोइंग अकाउंटिंग पॉलिसी। इन्वेंट्री की वैल्यूएशन के लिए आपकी क्या अकाउंटिंग पॉलिसी है, कौन सा मेथड यूज करा है आपने, मतलब फीफो यूज करा है, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन करा है, वेटेड एवरेज करा है, कौन सा मेथड यूज करा है आपने। क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्रीज लाइक फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, रॉ मटेरियल, स्पेयर पार्ट्स, इन सब में अलग अलग क्लासिफिकेशन आपको करना चाहिए। कुछ नोट्स हैं आपके लिए, जैसे मशीनरी स्पेयर हेल्ड फॉर यूज इन फिक्स्ड एसेट, उसे इन्वेंट्री में मत ऐड करिए।
इन केस ऑफ हाई प्रोडक्शन ओवरहेड को आप एक्चुअल प्रोडक्शन के हिसाब से लीजिए, यहाँ फिक्स्ड ओवरहेड की बात हो रही है। स्टोरेज कॉस्ट, इंटरेस्ट एंड बोरोइंग कॉस्ट जनरली वो इन्वेंट्री में नहीं आती है। बोरोइंग कॉस्ट AS16 अगर अलाउ करता है तो आती है। वारंटी एक्सपेंसेस टू बी इंकर्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेल इन ए पार्ट ऑफ a cost of inventory. Royalty based on production is part of cost of inventory, but royalty based on sale is not. अगर आप रॉयल्टी देते हैं और रॉयल्टी देते हैं पर यूनिट प्रोडक्शन के हिसाब से तो उसे कॉस्ट में ऐड करेंगे, लेकिन पर यूनिट सोल्ड के हिसाब से देते हैं तो वो सेलिंग एक्सपेंसेस हो गया, फिर वो प्रोडक्शन एक्सपेंस नहीं है तो उसे हम कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में ऐड नहीं करेंगे। बाय प्रोडक्ट्स आर मेजर्ड एट नेट रियलाइजेबल वैल्यू एंड मे बी शोन सेपरेटली और डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ मेन प्रोडक्ट। तो अलग से भी दिखाया जा सकता है, जैसा हमने एक क्वेश्चन में किया था, वहां पर मैंने कहा था ये भी करा जा सकता है, लेकिन ज़्यादा अच्छा ये है कि हम मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं। एक्साइज ड्यूटी पेड और पेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स इज ए पार्ट ऑफ कॉस्ट। कोई भी टैक्सेस है, ये एक्साइज ड्यूटी पहले लगती थी जनरली, अब कोई भी है GST या कुछ है जो आपका इनपुट है, अगर उसका क्रेडिट मिल जाएगा तो उसे नहीं लेना चाहिए हमें कॉस्ट में। अगर कोई भी टैक्स ऐसा है जिसका क्रेडिट नहीं मिलेगा तो उसे कॉस्ट में ले लेना चाहिए। ऐसे ही है नेट, अगर हमारा कोई भी क्रेडिट मिलेगा टैक्स पर तो उसे हमें नेट लेना चाहिए। For buyer, the goods in transit are included in inventory only if the risk and reward of ownership have been passed to him. If not, it is the inventory of seller. सपोज आप सेलर हैं और आपने सामान भेज दिया है, रास्ते में अगर चोरी हो जाए, आग लग जाए तो ये बायर की जिम्मेदारी है, आपकी कोई टेंशन नहीं है। तो ये सेल है आपकी, तो इसकी वैल्यूएशन इसे स्टॉक में कौन लेगा? बायर। लेकिन अगर जब तक बायर के पास ये माल नहीं पहुंचता है जो, और अगर रास्ते में कुछ भी हो गया, खराब हो गया, चोरी हो गया, तो ये अगर सेलर का लॉस है तो सेलर को अपने स्टॉक के अंदर इसे इंक्लूड करना चाहिए, ना कि बायर को। Material given on loan are not an inventory, rather it should be shown as a loans and advances. तो आपने अगर किसी को मटेरियल एज ए लोन दिया है तो वो हम, जैसे पैसा होता है, पैसा चला गया एज ए लोन दे दिया, ऐसे स्टॉक या मटेरियल दे दिया तो स्टॉक में नहीं है क्योंकि उसे बेचने के लिए आप रेडी नहीं है, तो इसे हम लोन्स एंड एडवांसेस की तरह दिखाएंगे। इन केस ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट, कन्वर्जन कॉस्ट आर एलोकेटेड बिटवीन द प्रोडक्ट्स ऑन ए रेशनल एंड कंसिस्टेंट बेसिस। जो हमने पहले भी बात करी थी, जॉइंट प्रोडक्ट है उनकी अलग अलग कॉस्ट है, तो हमें किसी सूटेबल बेसिस से उस कॉस्ट को बांटना चाहिए, लेकिन सबसे बढ़िया मेथड है सेलिंग प्राइस ऑन स्प्लिट ऑफ पॉइंट। नेट रियलाइजेबल वैल्यू शुड बी एस्टिमेटेड एट ईच बैलेंस शीट डेट। हर बैलेंस शीट डेट पर हम नेट रियलाइजेबल वैल्यू अपने स्टॉक की निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ द फॉलोइंग कैन बी वैल्यूड एज पर AS2 बैलेंस शीट में इन्वेंट्री ऑफ लाइव स्टॉक। बच्चों, लाइव स्टॉक की इन्वेंट्री AS2 में नहीं होती है कवर। एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट भी AS2 में कवर नहीं होते हैं। मिनरल ऑयल्स भी AS2 में कवर नहीं होते हैं। फाइनेंशियल एसेट भी एज ए शेयर्स, वो भी हमारा फिर AS2 में कवर नहीं होते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 13, RCC लिमिटेड है, उनकी इन्वेंट्री है कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच इज लेस। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही करना चाहिए। फॉर दिस पर्पस द कॉस्ट इज असर्टेन बाय अप्लाइंग द LIFO मेथड। यहाँ इन्होंने गड़बड़ कर दी क्योंकि LIFO मेथड AS2 अप्लाई करने को मना करता है। वो कहता है या तो FIFO लगाइए या वेटेड एवरेज लगाइए, और एंड द नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज टेकन एज इक्वल टू करंट मार्केट प्राइस ऑफ परचेजिंग ऑफ दीज इन्वेंट्रीज। कमेंट, तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू आज इस माल को खरीदने का जो रेट है वो उस पर नहीं लगाते हम, जो आज इसका नॉर्मल सेलिंग प्राइस है वो लगाते हैं। नॉर्मल सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेंसेस ऑन सेल्स। तो यहाँ पर गड़बड़ काफी कर रखी है, LIFO नहीं लगाना चाहिए हमें बिल्कुल भी। तो हम इस AS को कंप्लीट कर चुके हैं, अच्छे से समझ में आया होगा। आप प्रैक्टिस करिए इसकी, और कोई भी टेंशन या डाउट है तो मुझे बताइए। और मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को देखा है और कंप्लीट कर रहा है तो मुझे इन्फॉर्म करिए कि सर हमने इसे कंप्लीट कर लिया है, लेकिन आप करते नहीं हैं, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता है। जब मैं ये आपको वीडियो डाल कर दे रहा हूँ और आप देख लेंगे और आप मुझे बता देंगे कि सर हमने ये वीडियो देख लिया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो जब तक नेक्स्ट वीडियो आता है तब तक आप क्या करेंगे,
बाकी सब चीज़ों का रिवीजन करते रहेंगे। टाटा बाय बाय, नमस्ते।